हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक अपडेट। तो संदीप सर आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र लेके आ रहे हैं। कब लेके आ रहे हैं? यहाँ पे डेट मेंशन है 5 अक्टूबर एट 10 AM, सुबह 10 बजे 5 अक्टूबर। ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 आप सभी को इस सेशन में जुड़ना है। और संदीप सर आपके लिए क्या स्पेशल लेके आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको इस सेशन में पता चलेगा। सो गाइस, ये जो सेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी सेशन शुरू होने वाला हो उससे कुछ देर पहले यूट्यूब आपको नोटिफाई कर दे और सेशन मिस ना हो। सो डू रिमेंबर 5 अक्टूबर 10 AM, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी रेगुलर शेड्यूलिंग पर। तो अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है, डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में जाएंगे, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें भी इसका लिंक गिवन है। जैसे ही आप लिंक पर जो है क्लिक करेंगे, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वहाँ पर आपको जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करनी है, यूजी के लिए तैयारी करनी है ना, तो नीट के लिए तैयारी करनी है, इस तरीके से ऑप्शंस आते हैं। तो वहाँ आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम चूज़ करना है, फिर उसमें एग्रीकल्चर चूज़ करना है। जब आप एग्रीकल्चर चूज़ करोगे तब आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट इसमें मिलता है। डेली MCQs भी मिलते हैं, पावर कैप्सूल्स भी मिलते हैं, सारी क्लासेस भी वहाँ पर प्लेलिस्ट में अलाइन होती हैं। साथ ही साथ आपके लिए डाउट रूम्स भी बनाए गए हैं। यू कैन आस्क योर डाउट्स थ्रू द एप्लीकेशन। तो बहुत अच्छी शानदार एप्लीकेशन ये है, डाउनलोड कीजिए। लिंक आपका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो नेक्स्ट इज़ आपकी जो क्लासेस हैं सुबह 10 बजे से चलती है एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर, और शाम के 10 बजे तक चलती है। अगर प्रयास क्लासेस का टाइम मैं बताऊं तो ये मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, यानी कि हफ्ते में 3 दिन आपको प्रयास क्लासेस मिलती हैं शाम को 7 बजे, जहाँ पर हम प्लांट साइंसेस से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स डील कर रहे हैं। So guys, if you are preparing for any agricultural exam, do subscribe this channel जो आपको फुल एग्रीकल्चर कंटेंट देता है सुबह से शाम तक, और बहुत बहुत हेल्पफुल रहता है आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। सो डू सब्सक्राइब इट, नॉट डाउनलोड इट, राइट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स टुडेज टॉपिक, एंड बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, तो आपके डिफरेंट बैचेस भी हैं। नाबार्ड का बैच भी है, CWC का बैच भी है, IBPS AFO का नया बैच भी है, IFCO का बैच भी है। तो आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करें तो आपकी जो एप्लीकेशन मैंने बताई थी उस पर इन सभी के जो बैचेस हैं, इन सभी की आपको जो है पेड बैचेस भी अवेलेबल हैं, इनमें आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करते टाइम आप Y448 का यूज़ कर सकते हैं। एक और ख़ास बात है आज के सेशन में जो मैं बताना भूल गई, तो वो बात क्या है कि आज आपको A लगाना है इसके साथ, Y448A, क्योंकि आज है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। तो इस मौके पर अड्डा 24/7 आपके लिए 80% ऑफ लाया आपके सारे बैचेस पर। यानी कि जनरली जब आप ये कोड यूज़ करते हैं विदाउट A तो आपको 77% का ऑफ मिलता है, लेकिन आज आपको इसमें 80% का ऑफ मिलेगा। सो सेव योर मनी, and right now is the right time to enroll if you are preparing for any agricultural exam। तो 80% ऑफ आपका चल रहा है, Y448A का यूज़ आपको इसमें करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा टॉपिक पर। तो टॉपिक आज हमारा है सीड डॉर्मेंसी। आज हम सीड डॉर्मेंसी के बारे में बात करेंगे कि डॉर्मेंसी वो कौन सी कंडीशन होती है और सीड में उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सारी बातें आज हम आज के सेशन में करने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। तो सीड डॉर्मेंसी होता क्या है? व्हाट इज सीड डॉर्मेंसी? इंटरनल कंडीशन दैट प्रिवेंट्स सीड जर्मिनेशन। एक ऐसी अंदरूनी कंडीशन, एक इंटरनल कंडीशन जो सीड को जर्मिनेट होने से रोकती है। देखिए, सीड पड़ा पड़ा जर्मिनेट नहीं होता जनरली, है ना। अगर आपके किचन में गेहूं रखे हैं
चावल रखे हैं तो क्या वो जर्मिनेट हो जाते हैं? 6 महीने हो गए, चलो जर्मिनेट हो जाते हैं, सीज़न आ गया है, नहीं होते। लेकिन यहाँ पर सीड डॉर्मेंसी का मतलब क्या है? सीड डॉर्मेंसी का मतलब है कि जब आप उसको वो कंडीशन देते हैं कि वो जर्मिनेट हो सकता है ना, आप उसको सबस्ट्रेट दे रहे हैं, आप उसको मिट्टी में जो है दबाते हैं, आप पानी भी दे रहे हैं, मॉइस्चर भी दे रहे हैं, सनलाइट भी दे रहे हैं, यानी कि जो एक बेसिक नेसेसिटी है जर्मिनेट होने के लिए वो आप उसे दे रहे हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर भी उसको दे रहे हैं जो उसे चाहिए, लेकिन फिर भी वो सीड जर्मिनेट नहीं हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सीड डॉर्मेंसी, है ना। बहुत सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में ऐसी होती है जहां हमें फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, इसलिए हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। दैट इज़ नॉट डॉर्मेंसी, है ना, दैट इज़ नॉट योर कैलिबर। आपको मौका उतना नहीं मिला, आपको रिसोर्सेज उतने नहीं मिले, या कंडीशन ऐसी नहीं रही, तो उसके वजह से आपकी अगर परफॉर्मेंस हैम्पर होती है तो वो आपकी डॉर्मेंसी नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा जेनेटिकली वीक है ना, जैसे कि डाउन सिंड्रोम्स हैं, ट्राई सिंड्रोम्स हैं, तो बहुत सारे सिंड्रोम्स ऐसे होते हैं जहाँ पर बच्चा जेनेटिकली मेंटली रिटार्डेड है। अब उस बच्चे को आप कितना भी कंजीनियल एनवायरनमेंट दीजिए, है ना, इम्प्रूवमेंट ज़रूर आ सकता है, लेकिन वो एक नॉर्मल बंदे के बराबर नहीं आ सकता है। तो वो कंडीशन जो इंटरनल कंडीशन है, अंदरूनी कंडीशन है ना, जिसको ठीक किया जाना थोड़ा मुश्किल है, तो ऐसी कंडीशन को डॉर्मेंसी कहते हैं। तो डॉर्मेंसी सीड के अंदर की कंडीशन होती है, सीड के अंदर के फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डॉर्मेंसी कहते हैं। लेकिन हम कभी कभी डॉर्मेंसी शब्द वहाँ भी यूज़ कर लेते हैं जहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स इन्वॉल्व है, यानी कि सीड को प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, लाइट नहीं मिल रही है, या सबस्ट्रेट नहीं मिल रहा है, या मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, कोई बाहरी कमी रह गई है, लेकिन सीड उसकी वजह से जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जैसे ही आप वो कमी पूरी करते हैं, सीड जर्मिनेट कर पाता है। जैसे कि मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस पर सीड जर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये सीड 25 डिग्री सेल्सियस पर जर्मिनेट कर जाएगा, है ना। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे ही उसे वो रिक्वायरमेंट मिली वो जर्मिनेट कर गया। तो बेसिकली दिस इज़ नॉट डॉर्मेंसी, इसको हम डॉर्मेंसी नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस वो कंडीशन है, कैपेबिलिटी ऑफ सीड्स टू जर्मिनेट इमीडिएटली अपॉन एक्सपोजर टू द कंडीशन ऑफ फेवरेबल फॉर जर्मिनेशन। ऐसी कंडीशंस जो जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल है, ज़रूरी है, जब सीड को वो मिलती हैं, है ना, और सीड जर्मिनेट कर जाता है, तो उस प्रॉपर्टी को क्वेश्चंस कहा जाता है। अगर उसमें से कुछ कमी रह गई तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, लेकिन वो उसकी इंटरनल कमी नहीं है, तो उसे हम सीड डॉर्मेंसी नहीं बोलते हैं, राइट। उसके बाद हम चलते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो डिसएडवांटेज, एक तो जैसे आपने वॉलंटियर प्लांट सुने होंगे, है ना, नेक्स्ट सीज़न में वो सीड जो है, जो डॉर्मेंट सीड फील्ड में पड़े थे, वो नेक्स्ट सीज़न में जो है फिर से उजागर हो जाते हैं और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं सीड जर्मिनेशन का टेस्ट करने जा रही हूँ और ज़्यादातर सीड डॉर्मेंसी स्टेज में है, तो मेरे टेस्ट के सही रिजल्ट्स मुझे नहीं मिलेंगे, सीड एनालिस्ट को इससे काफ़ी दिक्कत होगी, राइट। तो सीड डॉर्मेंसी की वजह से कई बार सीज़न आ गया है ना, मेरा सीज़न है, मेरा राइट टाइम है सोइंग का, लेकिन मेरा सीड अभी भी डॉर्मेंट है, जो एक प्लांटलेट में नहीं बदल सकता, तो उसकी वजह से मुझे अपना सोइंग डेट पीछे करना पड़ रहा है या चेंज करना पड़ रहा है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पर इसकी डिसएडवांटेजेस सामने आते हैं कि भाई इसकी वजह से हमें कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। सीड का जर्मिनेट ना करना, सीड को प्लांटलेट में चेंज ना होने देना, क्या ये हमारे लिए एडवांटेजियस भी हो सकता है? क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। अगर कोई चीज़ इस धरती पर एग्जिस्ट करती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे बेनिफिट के लिए होती है, क्योंकि भगवान ने संसार जो बनाया ना, ये बहुत सोच समझ के बनाया है, आपकी सोच से कहीं ज़्यादा सोच समझ के बनाया है। हो सकता है आपको अभी उसकी चीज़ें नहीं पता है ना, व्हाट कैन बी द एडवांटेज ऑफ दिस और व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस। उसी तरीके से हमारी लाइफ में भी काफ़ी कुछ घटित होता है,
जो हमें काफ़ी दुखी कर देता है ना, यार ये मेरी ज़िंदगी में क्या हो गया, मैं फ़ेल हो गया, मुझसे ये एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे थॉट्स हमारे प्रिवेल करते हैं। बट ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि गॉड हैज़ ऑलवेज़ अ बेटर प्लान फॉर यू। इसीलिए आपको वो चीज़ नहीं मिली क्योंकि आपको कुछ और मिलना था, कुछ बेटर मिलना था जो आपके हिसाब के जैसा ना हो लेकिन आपके लिए सही ज़रूर होगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उसी के साथ हम बात करते हैं सीड डॉर्मेंसी के एडवांटेजेस की। तो सबसे पहले एडवांटेज क्या थी, भगवान ने क्यों सोचा कि सीड को डॉर्मेंट कंडीशन में डाल देते, जबकि सीड का काम ही है प्लांटलेट्स में चेंज होना। तो ये इसलिए था कि जब ट्री पर सीड लगता है ना, ट्री पर सीड प्रेजेंट होता है, तब वो एक प्लांटलेट में चेंज ना हो, इसके लिए सीड डॉर्मेंसी का होना बहुत ज़रूरी था। इस कंडीशन को वीवी पैरी कंडीशन कहते हैं। वीवी पैरी वो एनिमल्स होते हैं जो बेबीज़ को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते हैं ना, जैसे ह्यूमंस बेबीज़ को जन्म देते हैं तो दे आर वीवी पैरस। अब प्लांट जो है सीड्स को जन्म देते हैं। इन सीड्स को जब आप अगले सीजन में फिर से सो करते हो तो आपको फिर से प्लांट्स मिलते हैं। लेकिन अगर ये सीड उसी प्लांट पर जर्मिनेट कर गया तो क्या होगा, तो आपको सीड्स नहीं मिलेंगे अगले साल के लिए, है ना। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए जो है सीड डॉर्मेंसी आती है। यानी कि देखिए जैसे ये प्लांट है ना, इस प्लांट पर यहाँ पर जो है, पहले मैं दूसरा प्लांट बनाई थी फिर मैंने वीट बना दिया है। ये वीट क्या प्लांट है ना, वीट का प्लांट है, सबको पता है। अब वीट से ये सीड आप थ्रेशिंग करते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम पर और स्टोर कर लेते हैं, तो आपको सीड मिल जाता है जिससे आप आटा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, ब्रेड्स बनाते हैं। लेकिन अगर इस सीड में डॉर्मेंसी कंडीशन नहीं होगी तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा सीड है ना, यहाँ पर हमारा सीड है और इसमें कोई डॉर्मेंसी कंडीशन नहीं है, तो इस सीड को मॉइस्चर भी मिल रहा है, सबस्ट्रेट भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रही है, सब कुछ फेवरेबल है। क्यों, इस सीड का मन कर गया और ये एक प्लांटलेट में चेंज हो गया तो क्या होगा, आपके एक प्लांट पर दूसरा प्लांट लग जाएगा, यानी कि इसको वीवी पैरिस कंडीशन कहते हैं। इस कंडीशन को रोकने के लिए सीड डॉर्मेंसी का जन्म हुआ बेसिकली, राइट। It allows the seed to overcome the adverse sowing conditions also. कंडीशन जब तक सही नहीं होती आपको एक डिसीजन नहीं लेना चाहिए, है ना। मेक योर कंडीशंस फेवरेबल फर्स्ट, है ना। आप कुछ करना चाहते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस में तो नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि बहुत ठंड है ना, बहुत लो टेम्परेचर है, तो अगर अब ये सीड जर्मिनेट करेगा तो इसका प्लांट जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। ये बात सीड को भी पता है, तो इसलिए वो जर्मिनेट ही नहीं होता है कि जब ठीक टेम्परेचर आएगा, जब मेरा ठीक टाइम आएगा मैं तब जर्मिनेट करूँगा। तो हर चीज़ का एक ठीक टाइम भी होता है, राइट। तो उस एडवर्स कंडीशन से बाहर निकलने के लिए, उस हार्डशिप से बाहर निकलने के लिए, उस लो टेम्परेचर हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है, मॉइस्चर की कमी हो सकती है, कोई भी ऐसी कंडीशन है जो एडवर्स है, सीड को पसंद नहीं है और उसे पता है कि अगर वो जर्मिनेट हो गया तो उसका प्लांटलेट मर जाएगा, तो वो ऐसी कंडीशन में जर्मिनेट नहीं होता है। ये भी जो है डॉर्मेंसी प्लांट को बचाने का एक तरीका है, ताकि वो एडवर्स कंडीशन से बाहर आकर जब सही कंडीशंस आए, सही टाइम आए, तब वो जर्मिनेट हो। अगेन इट इज़ वेरी रिलेवेंट टू आवर लाइव्स ऑल्सो। कभी कभी हमें बहुत जल्दी में और बहुत जोश में डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, हमें राइट टाइम का वेट करना चाहिए ताकि हम बेस्ट रिजल्ट दे सकें, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज नाउ द टाइप्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी। अगर हम बात करें सीड डॉर्मेंसी के टाइप्स की, द सीड डॉर्मेंसी इज ऑफ टू टाइप हियर, व्हाट इज प्राइमरी सीड डॉर्मेंसी एंड व्हाट इज सेकेंडरी सीड डॉर्मेंसी। प्राइमरी सीड डॉर्मेंसी यानी कि प्राइमरी पहला, है ना, तो पहली आवाज़ आपके अंदर से आनी चाहिए, येस आई कैन डू इट, राइट। इफ़ यू वांट टू क्रैक ICAR एग्जाम, आपके अंदर से आवाज़ आना चाहिए, येस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, राइट। तो इसी के साथ मुझे एक और थॉट याद आ रहा है। आज कहेंगे आज मैम बड़ी फिलोसफिकल हो रही है, बट आगे है तो बता देती हूँ। गांधी जी ने कहा था, एक इंसान जो है अपने
अस्तित्व को ऐसा बना लेते हैं जैसा वो खुद को सोचता है। अ मैन इज़ नथिंग बट हिज थॉट्स, जैसे उसके थॉट्स होते हैं वैसा वो बन जाता है। तो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना, अपने थॉट्स को पावरफुल रखना बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट इनर वॉइस शुड कम विद इन फ्रॉम यू, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, देन ओनली यू विल डू इट, है ना। कोई भी बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर नहीं डिस्क्राइब कर सकता आपको। मैं एज अ थर्ड पर्सन नहीं कह सकती कि आपसे एग्ज़ाम नहीं होगा या आपसे एग्ज़ाम हो जाएगा। ये आपको डिसाइड करना है, आपकी इनर वॉइस को डिसाइड करना है, ठीक है। सो प्राइमरी डॉर्मेंसी भी कुछ ऐसा ही है ना। तो जब सीड के अंदर के फैक्टर सही नहीं है, सीड के अपने डिसीजन है कि मुझे डॉर्मेंट रहना है, तो उसे कहते हैं प्राइमरी सीड डॉर्मेंसी, ठीक है। प्राइमरी डॉर्मेंसी इज प्रेजेंट इन द सीड एट मेच्योरिटी। ये जब सीड मेच्योर हो जाता है ना तब प्रेजेंट होती है कि अब प्लांट पर सीड हार्वेस्ट करने लायक हो गया है, मेच्योर हो गया है, तब इसमें प्राइमरी डॉर्मेंसी प्रेजेंट होती है। इसका मेजर एम होता है कि प्लांट पर दूसरा प्लांट डेवलप ना हो, है ना, हम उसको इजीली हार्वेस्ट कर सकें और खाना है तो खाएं, स्टोर करना है तो स्टोर करें, कोई प्रोडक्ट बनाना है तो वो बना सकें, राइट। इसको हम ट्रू डॉर्मेंसी भी कहेंगे, इनेट डॉर्मेंसी भी कहेंगे, ऑर्गेनिक डॉर्मेंसी भी कहेंगे। कई डिफरेंट नाम हैं, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम क्या है ये, इनेट डॉर्मेंसी क्या है, ये ऑर्गेनिक डॉर्मेंसी क्या होता है। तो ट्रू डॉर्मेंसी, इनेट डॉर्मेंसी, ऑर्गेनिक डॉर्मेंसी या कंस्टिट्यूटिव डॉर्मेंसी, ये सब प्राइमरी डॉर्मेंसी के ही डिफरेंट नाम हैं, ये सब सिनोनिम्स हैं। The second comes the secondary dormancy. Secondary dormancy that develops from the condition that delay the germination after primary dormancy is satisfied. Primary dormancy तो ख़त्म हो गई है। Primary dormancy एक टाइम तक रहती है कि भाई जब तक प्लांट पर सीड है दोबारा जो है मैच्योर ना हो या जर्मिनेट ना हो, और आप कुछ सीजन मतलब हार्वेस्ट करते ही उसमें सीडलिंग्स ना हो, है ना, तो वो एक छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है, उसे प्राइमरी डॉर्मेंसी कहेंगे। लेकिन उसके बाद आती है सेकेंडरी डॉर्मेंसी। तो सेकेंडरी डॉर्मेंसी वो है जो कंडीशन प्राइमरी डॉर्मेंसी ख़त्म हो चुकी है, सेटिस्फाई हो चुकी है, और अब ये कंडीशंस की वजह से है ना। कंडीशंस की वजह से कैसे, भाई आपने डब्बे में स्टोर करके रख लिया, आप ना उसे मॉइस्चर दिया, ना सॉइल दिया, ना सनलाइट दी, तो वो कैसे ग्रो करेगा, है ना। सो द डॉर्मेंसी दैट डेवलप्स फ्रॉम द कंडीशंस, ऐसी कंडीशंस में आप उसको रख रहे हैं जो उसकी जर्मिनेशन को डिले कर रहा है, इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डॉर्मेंसी। तो ये सीड नहीं कर रहा है, ये आप उससे करवा रहे हैं, तो ये क्या होती है, एनफोर्स्ड डॉर्मेंसी। किसी पर हम कुछ फोर्स करते हैं ना, तुम ये काम करो वरना तुम्हें फायर कर दूंगा यहाँ से, है ना, तो यू आर जस्ट फोर्सिंग दैट पर्सन टू डू दैट वर्क, तो इसको हम कहते हैं एनफोर्स्ड डॉर्मेंसी या फिर इम्पोज्ड, है ना। इम्पोज जैसे लॉ इम्पोज किए जाते हैं, भाई सबको फॉलो करना है नहीं तो तुम्हें जेल हो जाएगी, तो ये इम्पोज्ड है। यानी कि ये डॉर्मेंसी वो डॉर्मेंसी है जो हम सीड को दे रहे हैं, सीड खुद नहीं लेना चाह रहा है इस डॉर्मेंसी को, हम उसके प्रॉपर कंडीशन ही नहीं दे रहे, हम उसको फ्रिज में स्टोर करके रख रहे हैं, लोअर टेम्परेचर पे स्टोर करके रख रहे हैं या लो मॉइस्चर पे स्टोर करके रख रहे हैं, तब उसे वो कंडीशन ही नहीं मिल रही, तो बेचारा कहाँ से जर्मिनेट करेगा। सो दिस काइंड ऑफ डॉर्मेंसी इज कॉल्ड सेकेंडरी डॉर्मेंसी, राइट। तो यहाँ पर देखो मैंने कार्टून के फॉर्म में भी दिखाया है, जैसे कि ये इंसान सो रहा है बेचारा, है ना, तो ये क्या है, डॉर्मेंट कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में है। अब इसको पानी मिला, यानी कि किसी ने इसके ऊपर पानी डाल दिया सोते इंसान के ऊपर, तो इसको एक स्टिमुलस मिला है ना, तो इसको जब मॉइस्चर मिला है, इसको स्टिमुलस मिला है, तो ये जाग जाएगा, है ना, एक्टिव हो जाएगा, यानी कि प्लैंटलेट में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर ये इंसान सो रहा है, जब इसको सनलाइट मिलेगी, अगेन इसको सनलाइट से स्टिमुलस मिला है, इसको मैसेज मिला है, येस आई हैव फेवरेबल कंडीशन एंड वेकअप, है ना, तो ये वार्म हो जाता है और उठ जाता है। तो ऐसे ही सीड को जब उसकी कंडीशंस मिलती है, चाहे सनलाइट मिलती है चाहे पानी मिलता है, और वो उठ जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, तो प्लांटलेट में चेंज हो जाता है। लेकिन व्हाट इफ़, चाहे मैं सनलाइट दे रही हूँ, चाहे मैं पानी गिर रही हूँ, चाहे मैं तबला बजा रही हूँ, ये सीड उठ के ही नहीं दे रहा है, ये पर्सन उठ के ही नहीं दे रहा है, तो वो ट्रू डॉर्मेंसी में है ना, क्योंकि मैं इतना शोर मचा रही हूँ फिर भी नहीं उठ रहा, तो मतलब उसको सच में बहुत नींद आई है, तो वो ट्रू डॉर्मेंसी में है, ठीक है। तो ट्रू डॉर्मेंसी इज द प्राइमरी डॉर्मेंसी। द नेक्स्ट इज
एक्सोजीनस डोरमेंसी एंड इंडोजीनस डोरमेंसी। अब ये भी प्राइमरी सेकेंडरी की तरह ही है अगर आप इनकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो, लेकिन नाम थोड़ी सी डिफरेंट है ना, तो सबका अपना तरीका है क्लासिफिकेशन का। तो एक्सोजीनस डोरमेंसी कहता है कि जब फैक्टर बाहर प्रेजेंट है, जैसा कि सेकेंडरी डोरमेंसी में होता है, जो फैक्टर बाहर प्रेजेंट है जो उसे जर्मिनेट होने से रोक रहा है, जैसे कि सनलाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, तो उसको हम एक्सोजीनस डोरमेंसी कहते हैं। डोरमेंसी इज ड्यू टू सम फीचर्स ऑफ द सीड लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो से बाहर लोकेटेड है कोई भी फैक्टर्स, है ना। तो इसमें आपकी जो है मालवेशी फैमिली के मेंबर्स ज़्यादातर आते हैं, या सीड कोट, हार्ड सीड कोट भी इसी के अंदर आते हैं, क्योंकि सीड कोट एम्ब्रियो का पार्ट नहीं होता है, ठीक है, सीड कोट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो। तो हार्ड कोट, सीड कोट जब बहुत हार्ड है तो प्लांटलेट जो है उसको फाड़ के निकल नहीं पा रहा है ना, उसको फाड़ के निकलना पड़ता है उससे, तो वो नहीं निकल पा रहा है उसको। तो या जो हार्ड कोट सीड होते हैं जिनका कोट हार्ड होता है, वो वाटर भी इम्बाइब नहीं कर पाते या गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पाते। तो बेसिकली कोई भी ऐसी कंडीशन है जो एम्ब्रियो से बाहर प्रेजेंट है, जो रीज़न है डोरमेंसी का वो एम्ब्रियो से बाहर प्रेजेंट है ना, तो जेनेटिक्स नहीं है मतलब वहाँ पर, तो ये होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो इसको हम कहते हैं एक्सोजीनस डोरमेंसी, जो कि मालवेशी फैमिली में पाई जाती है। हु आर द मेंबर्स ऑफ मालवेशी फैमिली, जैसे कि कॉटन है, ओकरा है, ये मालवेशी फैमिली के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एंडोजीनस डोरमेंसी व्हेन द रीजन इज विद इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के विद इन जो रीजन है ना, कोई जेनेटिक रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एम्ब्रियो अंडर डेवलप्ड है, अभी एम्ब्रियो पूरा मैच्योर नहीं हुआ है, एम्ब्रियो विग्रस नहीं है, वो इतना विग्रस नहीं है कि वो निकल पाए सीड से बाहर, है ना। तो आपको ये जो फैक्टर्स हैं वो उसके इंटरनल फैक्टर हैं। भाई अगर आपकी इंटरनल आवाज़ ही नहीं कह रही है कुछ, उठो जागो मेहनत करो, यू कैन डू दिस, जब आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं है, आपकी इंटरनल आवाज़ आपको नहीं उठा रही है, नो वन एल्स कैन डू इट। मैं एक मोटिवेशनल भाषण देके आपको 2 मिनट के लिए एक्टिवेट ज़रूर कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं करवा सकती, वो आपकी इंटरनल वॉइस होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो वॉइस है वो क्या है, इंटरनल है, यानी कि जो एम्ब्रियो है वो खुद ही वीक फील कर रहा है, अंडर डेवलप्ड फील कर रहा है, विग्रस नहीं है, तो वो कभी प्लांटलेट में चेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, ठीक है। तो ऐसी जो डोरमेंसी होती है उसे क्या कहते हैं, एंडोजीनस डोरमेंसी कहते हैं, right? Examples are Palmaceae family, Manganolaceae family, where physical conditions of the embryo coupled with the impermeability of gases. यहाँ पर एम्ब्रियो भी फिट नहीं है, साथ साथ उनका जो कोट है वो impermeable to gases है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इनको हम एंडोजीनस डोरमेंसी कहते हैं। ना हाउ टू ओवरकम दैट डोरमेंसी, अगर मेरे को खुद से फील हो रहा है, आई एम नॉट फीलिंग सेल्फ एस्टीम, आई एम नॉट फीलिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट, आई एम सॉरी, सो इफ आई एम नॉट फीलिंग सेल्फ कॉन्फिडेंट, हाउ टू ओवरकम दैट, है ना, कैसे ओवरकम करूँगी मैं। तो एक दो चीज़ें जो शॉर्ट टर्म में काम आती है, क्या आती है, हम कहीं से भी कुछ मोटिवेशनल कोट्स पढ़ते हैं, संदीप माहेश्वरी को देख लेते हैं, किसी और ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, एंड वी गेट मोटिवेटेड, यस मुझे भी कुछ करना है, आई हैव टू डू दिस, आज तो सारी किताबें जो हैं मंगवा लेते हैं, बट दैट इज़ शॉर्ट टर्म, है ना। लॉन्ग टर्म में क्या काम आने वाला है, लॉन्ग टर्म में काम आने वाला है अपने दिमाग को समझाना। आपके दिमाग की जो कैपेबिलिटीज़ है वो आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा हैं, राइट। तो अपने आप को समझाना, अपने दिमाग को समझाना और अपने हार्डवर्क में कंसिस्टेंट रहना, तभी कुछ हो पाएगा, राइट। तो ऐसे ही डोरमेंसी है, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि आपको डोरमेंसी को ब्रेक करना है, जैसे कि भाई रबी सीज़न आ गया है ना, और मुझे जो है अपना सोइंग करना है और मेरा सीड अभी तक डोरमेंट पड़ा हुआ है, तो ऐसे में मैं चाहूँगी कि इस डोरमेंसी को ओवरकम करूँ किसी भी तरीके से, ताकि मेरी जो सोइंग है वो टाइमली हो पाए, राइट। तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी है जहाँ पर हम सीड की डोरमेंसी को ओवरकम कर सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट मेथड आता है वो आता है स्कैरिफिकेशन, है ना, डरा दो सीड को, स्कैर कर दो, स्कैरिफिकेशन। तो डरा दोगे किसी सोते हुए इंसान को तो उठ जाएगा ना, है ना। मेरा बेबी भी आजकल मुझे बहुत डराता है हाँ करके।
वो लायन बनने की कोशिश करता है। ठीक है, सो दिस इज स्कैरिफिकेशन। तो डराना कैसे है, उसको डराना है, मारना नहीं है, है ना। तो डराएंगे कैसे, किसी को चाकू से नहीं डराते होते हैं, पैसे निकालो, है ना। तो तुमने भी ऐसे ही करना है, डराना है, यानी कि किसी भी शार्प चीज़ से या किसी भी तरीके से उसका जो सीड कोट होता है ना, उसको नरम बनाना है, उसको सॉफ्ट बनाना है, दैट इज स्कैरिफिकेशन। तो स्कैरिफिकेशन का मतलब ना, कई लोग सोचते हैं कि स्क्रैच कर दो, दैट इज स्कैरिफिकेशन। नो, स्कैरिफिकेशन का मतलब है सीड कोट को नरम बनाना है, इजी गोइंग बनाना है ना। तो वो आप कैसे कैसे कर सकते हो। सैंड पेपर आपने देखा होगा, जिससे दीवारों को रगड़ा जाता है जब आप घर में पेंट करवाते हैं। कई बार उस सैंड पेपर से सीड्स को ऐसे रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, ताकि उनका जो ऊपर का छिलका है, सीड कोट है, वो थोड़ा सा हट जाए, नरम हो जाए, घिस जाए, है ना। ये एक आप मशीन देख रहे हैं, है ना, दिस इज़ अ स्कैरिफायर। ये एक स्कैरिफायर है जो सीड के ऊपर का जो कोटिंग होता है उस पर ऐसे 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 निशान मार देते हैं, जैसे आप चाकू से किसी चीज़ पर निशान मारते हैं पेपर पर। तो पेपर वहाँ से थोड़ा पतला सा हो जाएगा ना, कि आप वहाँ इजीली उसको फाड़ सकते हो उस लाइन से। तो ऐसे जो है ये सीड कोट पर निशान मार देगा और वहाँ से उसको फाड़ना काफ़ी आसान हो जाता है। या आप केमिकल्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि H2SO4 का यूज़ किया जाता है कॉटन में, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, राइट। तो वो सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है कि सीड कोट जो है बहुत हार्ड होता है कॉटन का भी, तो वो नरम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो एसिड में गल जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि सीड कोट नरम हो जाए। तो बेसिकली स्कैरिफिकेशन वहाँ काम आता है जहाँ पर डॉर्मेंसी हार्ड सीड कोट की वजह से होती है, ठीक है। तो स्कैरिफिकेशन में जो है हार्ड सीड कोट इज़ रैप्चर्ड और वीक, इसको पूरा रैप्चर भी कर सकते हैं और वीक बना सकते हैं, कमज़ोर कर सकते हैं। लेग्यूम्स यानी कि पल्सेस में ज़्यादातर यूज़ होता है, ओकरा में यूज़ होता है, भिंडी में यूज़ होता है, रबर में यूज़ होता है, बिटर गॉर्ड में यूज़ होता है। तो इन सब में स्कैरिफिकेशन का यूज़ होता है। अगर किसी का सीड कोट बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, दैट यू फील कि स्कैरिफाइंग या रबिंग से कुछ नहीं होने वाला है या स्कैरिफायर से कुछ नहीं होने वाला है, तो नाइफ से आप उसको कट कर सकते हैं और जो उसका एम्ब्रियोनिक पोर्शन है उसको एक्सपोज कर सकते हैं, ताकि वो ईजिली जो है स्प्राउट कर सके, है ना। तो ऐसा भी किया जाता है, तो ये भी स्कैरिफिकेशन में ही आता है। द नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रैटिफिकेशन। बहुत कम लोगों को डिफरेंस पता होता है ना, स्कैरिफिकेशन स्ट्रैटिफिकेशन पता होता है एक्चुअली, बट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपने सीड को डराया था चाकू से, है ना, तो यानी कि उस पर लाइंस बनानी है, चाकू से काटना है, ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है आप उसको अलग टेम्परेचर दे करके जो है उसकी डॉर्मेंसी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स सेम लाइक गिविंग अ शॉक टू समवन, है ना। आप जैसे हिचकी आती है तो क्या बोलते हैं, डरा दो, है ना, कोई सरप्राइजिंग बात बता दो, ये देख वो देख ऐसे कर दो। तो क्या होता है कि उस बंदे का ध्यान जो है, उसका माइंड एकदम से उस चीज़ पर चला जाएगा और हिचकी लेना भूल जाएगा, है ना। तो सेम इज़ द केस हियर इन द स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन में हम प्लांट को लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर देते हैं, जिसकी वजह से वो उस टेम्परेचर से कॉम्बैट करने में लग जाता है, उस टेम्परेचर से लड़ने झगड़ने में लग जाता है, यार इसमें कैसे मैं सही तरीके से रहूँ, अपने आप को कैसे बचाऊँ, है ना। तो वो क्या करना भूल जाता है, वो डॉर्मेंट होना भूल जाता है, तो उसकी डॉर्मेंसी जो है कम हो जाती है। तो लो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जिसको हम प्री चिलिंग टेम्परेचर भी कहेंगे, दैट इज़ 5 to 10 डिग्री, है ना। पूछ लिया जाता है डिफरेंट एग्जाम्स में, 5 to 10 डिग्री लो टेम्परेचर पर अगर आप सीड को रखते हैं फॉर अ वीक यानी कि 7 days, तो वो डॉर्मेंट नहीं रहता, उसकी डॉर्मेंसी जो है ख़त्म हो जाती है। दैट कैन बी डन इन वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और मेडिसिनल प्लांट्स, इसमें यह ज़्यादा काम आता है। द अनदर वन इज़ हाई टेम्परेचर, जिसको हम प्री हीटिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर आप 30 से 35 डिग्री दे सकते हैं, अगेन फॉर द 7 days और 1 week, है ना। तो आप हाई टेम्परेचर पर भी सीड को रख के जो है डॉर्मेंसी ख़त्म कर सकते हैं और लो टेम्परेचर पर रख कर भी ख़त्म कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच सीड यू आर वर्किंग, और वो कैसे काम करने वाला है, वो लो टेम्परेचर पर मानने वाला है या वो हायर टेम्परेचर पर मानने वाला है, ये सीड की खुद की मर्जी होती है, ठीक है। सो दिस इज स्ट्रैटिफिकेशन, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अगेन
सीड की डॉर्मेंसी से ओवरकम कर सकते हैं। द थर्ड इज़ द केमिकल मेथड, जिसमें आप डिफरेंट केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक H2SO4, HCl, है ना। सलाइन सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, हायर कंसनट्रेशन का NaCl सोल्यूशन। तो इनमें भी कई बार जो है सीड क्या करता है, डॉर्मेंट होना भूल जाता है, एंड यू कैन ईजिली ओवरकम द डॉर्मेंसी। आप जो है डॉर्मेंसी को ओवरकम कर सकते हैं, अपनी फसल को टाइमली सो कर सकते हैं और अच्छे से अपनी फसल ग्रो भी कर सकते हैं। तो हमारा जो सीड डॉर्मेंसी का टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। होपफुली everything is clear to you, but still you have any doubt, questions or queries, तो आप बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। I'll try to answer them, कि मैं उसको टाइमली आंसर कर लूँ। आंसर तो मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन टाइमली आंसर कर दूँ ताकि आपका जल्दी से जल्दी वो डाउट जो है क्लियर हो जाए। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्रीकल्चरल एग्जाम जहाँ पर आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आपको एक दो सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इंडिविजुअल बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। एज आई सेड, आज जो है 80% ऑफ है, गांधी जयंती है, तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं Y448A लगा करके। तो यहाँ पर आपको जो है इंडिविजुअल बैचेस दिख रहे हैं, जैसे कि आप हॉर्टिकल्चर में वीक हैं तो आप आकाश सर की क्लास में एडमिशन ले लीजिए, पैथोलॉजी में वीक हैं तो आप हीना मैम की क्लास में एडमिशन ले लीजिए, सॉइल साइंस में वीक हैं तो आप कृष्णा सर की क्लास में एडमिशन ले लीजिए। तो आप डिफरेंट क्लासेस में एडमिशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू विच सब्जेक्ट्स आर वीक, एंड दीज आर वेरी स्मॉल कोर्सेज। तो काफ़ी छोटे छोटे उनके प्राइस है, कम कम प्राइसेस हैं, विच आर नॉट हैवी ऑन योर पॉकेट्स। लेकिन अगर आप मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, स्पेशल आज का दिन जो है बड़ा ही शुभ कह सकते हैं, राइट डे है, बिकॉज आपका एग्रीकल्चर महापैक पर 80% ऑफ भी है और डबल वैलिडिटी भी है। डबल वैलिडिटी का मतलब है यहाँ आपको पहले 7359 में 1 साल के लिए क्लास मिल रही थी, राइट, जहाँ पर आपकी चाहे IBPS AFO हो, नाबार्ड हो, इफ़को हो, नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो, PG हो, ICR हो, MSc हो, है ना, सबकी तैयारी आप जो है यहाँ से कर सकते हैं, मल्टीपल तैयारी कर सकते हैं, मल्टीपल एग्जाम्स दे सकते हैं, और उनकी टेस्ट सीरीज़ और ई बुक्स भी आपको मिलती है, ना सिर्फ पेड क्लासेस। लेकिन आज के दिन ये जो है प्राइस हो गया है कम, है ना, 7359 से लेकर 6399 हो गया, ऑलमोस्ट 1000 का डिडक्शन है। साथ साथ इसके वैलिडिटी जो है 2 साल के लिए है, यानी कि अगर आप BSc सेकेंड या थर्ड ईयर में हैं एंड यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग कि भाई मुझे आगे जाके ये एग्ज़ाम देना है या डिफरेंट एग्ज़ाम्स देने हैं, तो भी आपके बड़ा काम की चीज़ है, क्योंकि 2 साल की इसकी वैलिडिटी है। 2 साल के लिए आप इसमें पूरे 2 साल एग्रीकल्चर पढ़ सकते हो अड्डा 24/7 से। पढ़ नहीं सकते, सिर्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आपकी टेस्ट सीरीज़ भी इसमें इन्वॉल्व हैं, पढ़ भी सकते हो क्योंकि आपकी ई बुक्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। टुडेज 80% ऑफ एंड डबल वैलिडिटी, तो ज़रूर एनरोल करें इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्रीकल्चरल एग्जाम। यू कैन यूज़ दिस कोड Y448A। 4 + 4 8 होते हैं और A फॉर तो एग्रीकल्चर होता ही है, ठीक है, तो Y448A का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी क्लास समाप्त होती है, और यहाँ पर हम अभी आज समाप्त नहीं करेंगे। सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर फाइंडिंग डिफ़िकल्ट टू फाइंड द प्रयास क्लासेस। प्रयास क्लासेस आपको कहाँ से और कैसे मिलेंगी, तो ये मैं आपको आज की क्लास में बताती हूँ, ठीक है। लेकिन भाई इस सेशन को शेयर ज़रूर करें, हु एवर योर फ्रेंड और रिलेटिव्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज सब्जेक्ट और प्रिपेयरिंग मास्टर्स फ्रॉम एनी स्टेट और CUET एग्ज़ाम, है ना, तो वो भी जो है इसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये सब्जेक्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप YouTube खोलेंगे तो आपको अपने YouTube पे यहाँ पर लिखना है एग्रीकल्चर, है ना, एग्रीकल्चर अड्डा 247 और एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे ही हमने एंटर किया, एग्रीकल्चर का हमें जो है यूट्यूब चैनल मिल गया। इसमें आपको लाइव सेशंस नीचे ही दिखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको पहले इस चैनल पर क्लिक करना है। चैनल खुल जाता है तो यहाँ पर देखिए ये आपकी जो है प्लेलिस्ट्स हैं, डिफरेंट प्लेलिस्ट्स, और यहाँ पर आपकी लाइव वीडियोस, होम चैनल सब कुछ है। तो आपको इसमें क्या चूज़ करना है, आपको इसमें वीडियोस को चूज़ करना है, ठीक है, वीडियोस, क्योंकि हमारी ये जो क्लास है प्रयास क्लासेस, दे आर नॉट लाइव क्लासेस, दे आर प्रीमियर क्लासेस, ताकि इसमें सिर्फ आपको कंटेंट मिले और डिस्ट्रैक्शंस ना हो, ठीक है। तो वीडियो में जाएंगे आप, तो वीडियो में देखिए आपको नीचे दिख रहा है सीड सर्टिफिकेशन आपको पढ़ना है। यहाँ पर देखिए आपको सीड क्लासिफिकेशन अगर आपको पढ़ना है,
सीड बायोलॉजी आपको पढ़ना है ना, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन आपको पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको प्रयास की जो अदर क्लासेस हैं, अभी तक हमने सो फार जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग कवर कर लिया है, फिलहाल हम सीड साइंस में लगे हुए हैं, तो ये सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एंड सून देयर इज़ अ प्ले लिस्ट फॉर द प्रयास क्लासेस ऑल्सो, यू कैन डायरेक्टली सर्च फॉर प्रयास क्लासेस अड्डा 24/7 या फिर प्रयास क्लासेस बाय मीनाक्षी मैम, आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो, तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो है क्लासेस आपको सारी अटेंड करनी चाहिए। दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, जहाँ पर हम बिल्कुल कंसेप्चुअल और बेसिक और इजी लैंग्वेज में अपने प्लांट साइंसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, और डू शेयर द सेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स।